हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस, थंबनेल में आप देख चुके हैं कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। बॉटनी का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप अगर बॉटनी के स्टूडेंट हैं, बीएससी के स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पे आपको ये टॉपिक ऑलवेज हेल्पफुल रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे हेटेरोस्पोरी और साथ में सीड हैबिट क्या होती है। तो देखिए, विषम बीजाणुता जैसा कि नाम से पता चल रहा है, विभिन्न प्रकार की बीजाणु, ठीक है। सम बीजाणुता जिसमें समान प्रकार के बीजाणु, या तो सारे मेल गैमेट हो या फिर सारे फीमेल गैमेट हो। लेकिन विषम बीजाणुता में दोनों ही गैमेट आपको देखने को मिलेंगे, मेल के साथ में फीमेल गैमेट भी देखने को मिलेगा। साथ में हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे बीज स्वभाव की, बीज किस तरह से बनता है, क्यों रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब देखिए, पौधों में बॉटनी की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो पौधों में दो विभिन्न साइज, स्ट्रक्चर और फंक्शन वाले बीजाणुओं के बनने की प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? हेटेरोस्पोरी, विषम बीजाणुता कहते हैं। प्लांट्स में दो ऐसे बीजाणु बने जिनका आकार अलग अलग है, एक छोटा है एक बड़ा है। छोटे वाले बीजाणु को आप बोलते हैं लघु बीजाणु या फिर माइक्रोस्पोर। बड़े वाले बीजाणु को आप बोल रहे हो गुरु बीजाणु या फिर मेगास्पोर। दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग है, दोनों के फंक्शन अलग है, साथ में दोनों की साइज भी अलग अलग है। तो इन दोनों के बनने की प्रोसीजर को आप बोलते हैं विषम बीजाणुता। ओके, अब देखिए, बेसिकली आपकी विषम बीजाणुता है प्लांट्स में शुरू हुई थी स्लेजिनेला से, जो कि टेरिडोफाइट्स में आता है स्लेजिनेला, ठीक है। ओके, अब देखिए, बेसिकली टेरिडोफाइट्स में 9 वंश हैं, 9 ऐसे जीनस हैं जहाँ पे आपकी विषम बीजाणुता देखने को मिलती है। तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कितने वंश हैं, तो 9 वंश हैं। वो देखते हैं हम। देखिए, स्लेजिनेला है, साल्विनिया है, प्लूलेरिया है, आइसोइटस है, मार्सिलिया है, एजोला है, ठीक है, और प्लेटिजोमा है, रेग्नेलिडियम है, स्टाइलाइटिस है, ठीक है। तो ये 9 ऐसे जीनस हैं जिसमें आपको हेटेरोस्पोरी विषम बीजाणुता देखने को मिलेगी। जबकि कुछ टेरिडोफाइट्स सम बीजाणु भी होते हैं। सम बीजाणु में आपके इक्विसीटम है, ठीक है, टेरिडियम है, एडियंटम है, ठीक है। तो ये कैसे हैं? ये आपके क्या हैं? सम बीजाणु हैं, जो कि समान प्रकार के बीजाणुओं को मुक्त करते हैं। या तो वो लघु बीजाणु हो सकते हैं या फिर वो गुरु बीजाणु हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल सम बीजाणु के टेरिडियम, एडियंटम और लाइकोपोडियम, साथ में ही इक्विसीटम। तो ये आपको 4 याद रखने हैं: इक्विसीटम, लाइकोपोडियम, एडियंटम और टेरिडियम, जो कि सम बीजाणु होते हैं। अब बात करें हेटेरोस्पोरी का उद्भव कैसे हुआ, कैसे इसका ओरिजिन क्रिएट हुआ। तो इसका एक मुख्य कारण है, मुख्य रीजन दिया जाता है कि पोषण की इसका आधार रहा होगा, कि विषम बीजाणुता का जो उत्पत्ति हुई है वो इसका आधार रहा होगा क्या? न्यूट्रिशन, पोषण। देखिए, बीजाणुओं के अपहासित होने पर, यानी कि रिड्यूस होने पर या फिर नष्ट होने पर, अगर वहाँ पे आपके सिंगल स्पोर बचता है, सिंगल बीजाणु बचता है, तो वो गुरु बीजाणुधानी या फिर आपकी लघु बीजाणुधानी है स्थित है, वहाँ से ज़्यादा पोषण प्राप्त कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये गुरु बीजाणुधानी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके टेट्राड की कंडीशन में 4 बीजाणु इस तरह से देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें से एक है आगे ग्रो करेगा, जबकि 3 हैं वो क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे और नर्स सेल के रूप में वहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं और इस बचे हुए बीजाणु को पोषण प्रदान करते हैं, ठीक है। तो एक बीजाणु है वो क्रियाशील है, बाकी के 3 रिड्यूस हो गए हैं। तो यहाँ पे पोषण जो पहले चारों में बट रहा था, अब वो बटेगा केवल सिंगल में। इसीलिए यहाँ पे उस बीजाणु का आकार है पोषण की मात्रा अधिक होने से बढ़ जाएगा, इसीलिए इसे बोलते हैं गुरु बीजाणु। जबकि एक अगर पोषण बढ़ जाएगा चारों बीजाणुओं में, तो वहां पे उसका आकार नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए उसे बोलेंगे लघु बीजाणु। तो इसका आधार यही बताया गया कि पोषण, ठीक है। और इस तथ्य की पुष्टि करी जा चुकी है 3 रीजन में। विकास के आधार पर कर सकते हैं, प्रयोगात्मक आधार पर या फिर पेलियो बॉटेनिकल आधार पर भी इसकी पुष्टि की जा चुकी है। अब ये इंपॉर्टेंस देखते हैं, इसके क्या महत्व है हेटेरोस्पोरी या फिर विषम बीजाणुता, क्या प्लांट्स में महत्व है, वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि बिना महत्व की इसे एडवांस प्लांट्स के द्वारा शो नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला आता है, यह पौधों में लिंग निर्धारण की क्षमता को शो करता है। लिंग यानी कि सेक्स जो डिटर्मिनेशन की जो कैपेबिलिटी है उसे शो करता है। जैसे सम बीजाणु जाति है और एक विषम बीजाणु जाति है, तो उनमें उनका सेक्स का जो डिफरेंशिएशन है
समबीजाणु जाति में तो युग्मोद्भिद अवस्था यानी कि गैमेटोफिटिक अवस्था में हो जाएगा, लेकिन विषम बीजाणु जाति में ये उसकी बीजाणु अवस्था में ही होगा क्योंकि अलग अलग बीजाणु गैमेटोफाइट प्लांट भी अलग अलग बनाएंगे। विषम बीजाणु जाति में मेल गैमेटोफाइट बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, जबकि सम बीजाणु जाति में या तो मेल गैमेटोफाइट बनेगा या फिर फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो यहाँ पे देखने को पता चल रहा है कि विषम बीजाणु जाति में लिंग प्रभेद है, डिफरेंशिएशन है, वो कौन सी अवस्था में देखने को मिल रहा है, बीजाणु अवस्था में। आगे बढ़ते हैं हम। ये जैविक दृष्टि से भी मैन इंपॉर्टेंट है, क्यों है, बायोलॉजिकल अगर दृष्टि से देखें तब भी ये मैन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर विषम बीजाणुता कंडीशन होगी तो वहां पे आपके एक प्लांट होगा युग्मोद्भिद, दूसरा होगा बीजाणुद्भिद, ठीक है। तो हो सकता है वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हों, तो वहाँ पे एक ही प्लांट को सारी एक आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशन को झेलना नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका गैमेटोफिटिक है, वो स्पोरोफिटिक पे डिपेंड है पोषण के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कैसी भी कंडीशन हो जाए लेकिन उसे पोषण कौन देता रहेगा, आपका स्पोरोफाइट प्लांट है वो पोषण देता रहेगा, जिससे गैमेटोफाइट के जो चांसेस हैं ग्रो करने के वो बढ़ जाते हैं, लिविंग चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी वो बढ़ जाएगी। लेकिन समबीजाणु कंडीशन में एक ही गैमेटोफाइट होने से और उसकी किसी दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं होने से उसके चांसेस कम हो जाएंगे एनवायरमेंटल बैलेंस खत्म होने पे। तो जैविक दृष्टि से मैन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। सीड हैबिट का मुख्य लक्षण है कि देखिए मेगा स्पोर की बीजाणु धानी में निषेचन के काफी समय बाद तक धारण करना होता है। यह प्रवृत्ति स्लेजिनेला में भी होती है, यानी कि उसमें गुरु बीजाणु है, उसका डेवलपमेंट है अपनी गुरु बीजाणु धानी में होगा, अपनी स्पोरेंजियम में होगा, ठीक है। उसका विकास, उसका पोषण इसमें मेगा स्पोर मुक्त नहीं होते हैं, बल्कि फीमेल गैमेटोफाइट का विकास बीजाणु से ही प्राप्त होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए इतना तो हो गया, उसका इंपॉर्टेंस हो गया, इंपॉर्टेंस देख लिया हमने, जैविक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनके चांसेस हैं विषम बीजाणु अवस्था में ज़्यादा बढ़ जाते हैं ग्रो करने के और वातावरणीय कंडीशंस को झेलने के, ठीक है। साथ में हमने एक कंडीशन देखी थी कि उसमें गुरु बीजाणु का जो डेवलपमेंट होता है वो गैमेटोफाइट तक का जो डेवलपमेंट वो कहाँ तक देखने को मिलेगा, उसकी बीजाणु धानी में ही होगा। देखिए बीज स्वभाव सीड हैबिट्स, तो बीज धारण करने वाले पौधों में दो बीजाणु बनेंगे, या तो गुरु बीजाणु जिसे आप बोलते हैं फीमेल गैमेट, या फिर आप बोल सकते हो इससे मेगा स्पोर, ठीक है। जबकि लघु बीजाणु जो कि आकार में छोटा होता है इसे बोलते हैं माइक्रोस्पोर या फिर नर बीजाणु। तो इससे तो आपके नर गैमेटोफिटिक पार्ट बनेगा, जबकि इससे फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट बनेगा। अब देखिए अब आपसे पूछा जाता है कि बीज की उत्पत्ति के लिए, सीड हैबिट के लिए कौन कौन सी शर्तों को होना जरूरी है, कौन कौन से लक्षण होना आवश्यक है। तो देखिए ये मुख्य लक्षण है जो कंप्लीट होना जरूरी है। एक तो विषम बीजाणुता होनी चाहिए, यानी कि अलग अलग बीज बनने होना जरूरी है, यानी कि मेल गैमेट अलग, फीमेल गैमेट अलग होना जरूरी है। गुरु बीजाणु को बीजाणु धानी में ही निषेचन और भ्रूण विकास तक धारण करना जरूरी होता है, यानी कि आपके जो मेगा स्पोर है उसे मेगा स्पोरेंजियम में ही रुकना पड़ेगा, कब तक, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता, जब तक भ्रूण विकास नहीं कर लेता है। प्रत्येक गुरु बीजाणु धानी में एक गुरु बीजाणु का विकास होना जरूरी है, क्योंकि एक गुरु बीजाणु विकास करेगा तब ही बाकी के बचे हुए 3 के द्वारा वो पोषण प्राप्त करेगा। केवल एक को ही गुरु बीजाणु धानी है सारा पोषण प्रदान करेगी, जिससे उसका आकार बढ़ जाएगा, जो विषम बीजाणुता के कैरेक्टर को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। परागकणों को कैच करने के लिए मेगा स्पोरेंजियम के सीड्स का समुचित विस्तार होना चाहिए, क्योंकि उसे परागकणों पोलन ग्रेन्स को कैच करना है। इसीलिए मेगा स्पोरेंजियम के जो सीड्स वाला पोर्शन है, जहाँ पे आपके क्या होता है, स्टिग्मा होती है जो कि परागकणों को एक्सेप्ट करेगी, वो वाला स्थान है वो कैसा होना चाहिए, विस्तारित होना चाहिए, स्प्रेड होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आए। भ्रूण विकास के लिए पोषण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोषण नहीं मिलेगा तो भ्रूण डेवलपमेंट कैसे करेगा, ठीक है। और डेवलपमेंट कहाँ होता है, मेगा स्पोरेंजियम में ही होता है, और बाद में आपके मेगा स्पोरेंजियम उसे कौन पोषण देगा, वो भ्रूण पोष देता है, ठीक है, एंडोस्पर्म। तो ये है सीड हैबिट्स की कुछ शर्तें, ठीक है। इस बीज स्वभाव की उत्पत्ति के लिए ये लक्षण होना जरूरी है किसी भी प्लांट में। तो देखिए स्लेजिनेला दिखाता है तो उसमें सीड हैबिट का विकास हुआ, लेकिन उसके सीड हैं वो ट्रू सीड नहीं है, ठीक है।
सत्य बीज नहीं है, क्योंकि वहां पे देखिए अध्यावरण मिसिंग है, जबकि बीज में अध्यावरण होता है, जिसे आप बीज जोड़ बोलते हैं, टेस्टा बाह्याध्यावरण, टैगमैन आंतरिक अध्यावरण, ठीक है। और बीज के स्ट्रक्चर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। विश्राम अवस्था एब्सेंट होती है, यानी कि अगर आपका सीड है वो ट्रू है तो वो एक स्पेसिफिक विश्राम अवस्था के बाद में ही ग्रो करेगा, ठीक है। सुषुप्ति अवस्था नहीं, विश्राम लेने के बाद में, ताकि वो सारे ग्रो करने से पहले अपना सारा न्यूट्रिशन है वो कैच कर सके। तो यहाँ पे देखने को मिला विश्राम अवस्था एब्सेंट है, जैसे भ्रूण विकास कर रहा है, राइजोफोर और जो आपका रूट और शूट वाला सिस्टम है वो साथ में बनता हुआ चल रहा है, लेकिन इसीलिए यहाँ पे इसके सीड्स को ट्रू सीड नहीं कह सकते आप। लेकिन सेलेजिनेला से बीज स्वभाव की उत्पत्ति मानी जाती है, आपके हेटेरोस्पोरी देखने को मिलती है सेलेजिनेला से, जो कि टेरिडोफाइट्स में आता है। तो ये हो जाते हैं हमारा होल डिस्कशन, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन, छोटा से छोटा डिस्कशन हो गया हमारा बीज स्वभाव, साथ में ही विषम बीजाणुता क्या होती है। आपके अपकमिंग एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैन इंपॉर्टेंट है। थैंक्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ अगली बार। थैंक्स।